काठमांडू की सड़कों पर इन दिनों शांति नहीं बल्कि धुआं और चीखें नजर आ रही हैं। जहां कभी पर्यटकों की चहल पहल रहती थी, वहां अब आग की लपटें उठ रही हैं। टूटे हुए शीशों की किरचें हर तरफ बिखरी हैं, दुकानों के शटर उखड़े पड़े हैं और लूटपाट का आलम ऐसा है कि कोई फ्रिज, कोई एसी तो कोई शराब की बोतलें लेकर भाग रहा है। ऐसा दृश्य मानो नेपाल ने खुद अपने ही घर को जलाने का मन बना लिया हो। नेपाल का ये हाल अचानक नहीं हुआ, बीते कई महीनों से असंतोष सुलग रहा था और आखिरकार वह एक भयानक विस्फोट में बदल गया। कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 से। उस दिन नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और करीब 26 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार ने तर्क दिया कि ये प्लेटफॉर्म समाज में अशांति फैला रहे हैं, लेकिन जनता खास करके युवा वर्ग ने इसे अपनी आवाज दबाने की साजिश मान लिया। पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान युवाओं के लिए ये बैन अंतिम चोट साबित हुआ। उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्ले कार्ड उठाए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेपाल की युवाओं का गुस्सा केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं था। वे लंबे समय से भ्रष्टाचार, राजनीतिक परिवाद और बदहाल अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सरकार की तरफ से विरोध को कुचलने के लिए सख्ती दिखाई गई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में करीब 20 बच्चों की मौत हो गई। यही घटना पूरे आंदोलन की चिंगारी साबित हुई। नेपाल की सड़कों पर जो आंदोलन भड़का उसे जिंजी रेवोल्यूशन कहा जाने लगा। ये नाम उन युवाओं से जुड़ा जिन्होंने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। सरकार और युवाओं के बीच लगातार झड़पें हुई। संसद भवन के बाहर हजारों की भीड़ जुड़ गई। पुलिस और आर्मी की ताकत भी इस भीड़ के आगे बौनी नजर आने लगी। हालात इतने बिगड़े कि 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट भंग कर दी गई। राष्ट्रपति भी कहीं गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि सत्ता का पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो गया हो। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। इसके उलट भीड़ और आक्रामक हो गई। उनका गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर था। प्रदर्शनकारियों ने 1903 में बने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। यही इमारत कभी प्रधानमंत्री का निवास हुआ करती थी। केवल संसद ही नहीं बल्कि काठमांडू का हिल्टन होटल भी राख में बदल दिया गया। मीडिया हाउस कांतपुर पर हमला कर दिया गया। नेपाली कांग्रेस के मुख्यालय को जला दिया गया। भीड़ यही नहीं रुकी। उन्होंने मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसकर टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य सामान लूट लिया। अरबपति बिजनेसमैन उपेंद्र महाते के घर पर हमला किया गया। तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब आक्रोशित भीड़ ने पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। इस घटना ने पूरे नेपाल और पड़ोसी देशों को झंझोर दिया। पुलिस का सिस्टम पूरी तरह टूट गया। कई पुलिसकर्मियों की वर्दी छीन ली गई और लोग उन्हीं वर्दियों में सड़कों पर घूमने लगे। जेल से कैदी भाग निकले। सरकार और प्रशासन पूरी तरह पंगु नजर आने लगा। स्थिति को संभालने के लिए नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया। बयान जारी किया गया और उसमें नेपाल के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर लगी थी। इससे ये चर्चा भी छिड़ गई कि क्या नेपाल में फिर से राजतंत्र की वापसी होने वाली है। अब तक नेपाल में 22 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हजारों लोग घायल हैं। पर्यटक जो नेपाल की शांति और संस्कृति देखने आए थे, वे डरकर अपने अपने देशों को लौटने लगे। विदेशी निवेशक पीछे हटने लगे। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी। अब ये हालात और बिगड़ गए हैं। पर्यटक और व्यापार दोनों बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आज का सवाल यह है कि जिन युवाओं ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, क्या वे अब समझेंगे कि हिंसा और तोड़फोड़ से उनका ही भविष्य खतरे में है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसे शांति के प्रति बुद्ध की धरती माना जाता है, लेकिन आज वहां आग, धुआं और अराजकता का आलम है। आंदोलन का उद्देश्य सही था, लेकिन जिस रूप में यह हिंसा में बदल गया उसने पूरे देश को जलाने की स्थिति पैदा कर दी है। अब जिम्मेदारी उन्हीं युवाओं की है जो इस आंदोलन के नेता बने। उन्हें यह समझना होगा कि असली क्रांति देश को बचाने में है, उसे जलाने में नहीं। नेपाल की मौजूदा स्थिति दुनिया के लिए एक चेतावनी है। जब जनता की आवाज दबाई जाती है, जब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का बोझ बढ़ता है, तो असंतोष आखिरकार विस्फोट में बदल जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह विस्फोट निर्माण करेगा या विनाश। क्या नेपाल के युवा इस आग को शांत कर देश को नए रास्ते पर ले जाएंगे, या फिर यह अराजकता एक पूरे देश को बर्बादी की ओर धकेल देगी। नेपाल का भविष्य अब उन्हीं हाथों में है जिनकी मुट्ठियां फिलहाल गुस्से में तनी हुई थीं। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।